नमस्कार, मैं हूं रविरंजन। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। समय हो गया दिन के 1 बजे का। 1 बजे हर रोज किसी खास मुद्दे पर, किसी खास विषय पर बातचीत करने के लिए हम लोग रोज हाजिर होते हैं। आप भी जुड़ जाइए विमर्श न्यूज के फेसबुक पेज से। इस समय हमें आप लाइव देख रहे होते हैं। ये इस लाइव बातचीत में आप शामिल हुइए। आप अपने कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखिए और अपने महत्वपूर्ण विचारों को हमें बताइए कि हम उन विचारों को इस बातचीत में शामिल कर सकें। कल रोजगार के विषय पर हम लोग बातचीत कर रहे थे। आज विषय है कि क्या घृणा फैलाने की आज़ादी होनी चाहिए? क्या हमारा दायित्व नफरती भाषा से नफरत फैलाना ही रह गया है? इसी विषय पर आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं। हमारे इस बातचीत में हर रोज की तरह इस बार फिर समाज सेवी, राजनीतिक विश्लेषक चक्रवर्ती अशोक प्रियदर्शी मौजूद हैं। अशोक जी, आपका बहुत स्वागत विमर्श न्यूज के इस कार्यक्रम में। हम ये कार्यक्रम शुरू करें उससे पहले भूमिका के तौर पर कुछ बातें आपसे जरूरी हैं। अभी हाल के दिनों में समाज में एक नया वर्ग खड़ा हो गया है जिसको कानून के राज से कोई मतलब नहीं रह गया। कानून का राज तभी तक वो मानते हैं जब तक उनके पक्ष में कुछ बातें होती हैं। जब भी कोई असहमति की बात हो और कोई असहमति वाली टिप्पणी हो जाए तो ये वर्ग जो है उबल पड़ता है और देश में हिंसा फैलाने पर उतारू हो जाता है। ऐसे वर्ग, ये जो समाज का एक नया वर्ग जो खड़ा हो रहा है, निश्चित रूप से देश के लिए, लोकतंत्र के लिए, समाज के लिए बड़ा खतरा खड़ा हो रहा है। हाल के दिनों में नुपुर शर्मा के बयान के बाद, देश में उपजे सवालों के बाद, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने नुपुर शर्मा पर जो टिप्पणी की, उसके बाद पूरे देश में इस विषय पर इस समय चर्चा जोरों पर है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी क्या है, घृणा फैलाने की आज़ादी क्या होनी चाहिए और क्या नफरत फैलाना, क्या हेट स्पीच करना हमारा अधिकार है। इसी पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। बातचीत सबसे पहले हम कुछ बिंदुओं की तरफ आपको इशारा करेंगे और इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। आप भी इस बातचीत में शामिल होइए। सुप्रीम कोर्ट के जजों को ट्रोल क्यों किया जा रहा है? कई बार तो आप ऐसे शब्दों का उपयोग सोशल मीडिया पर जजों के खिलाफ हुआ है जिसको हम खुले तौर पे आपसे नहीं कह सकते। दूसरी महत्वपूर्ण बात होगी कि क्या बहुसंख्यक राजनीति सुप्रीम कोर्ट को हराने और डराने की कोशिश कर रही है? दूसरी बात है कि जजों के खिलाफ महाभियोग लाने का ये मामला पूरा सोशल मीडिया पर क्यों और कैसे ट्रेंड कर रहा है? क्या भारत में कानून के राज का दो तरह के कानून का राज चल रहा है? और नुपुर और जुबैर के मामले में अलग अलग व्यवहार क्यों किया जा रहा है? ये कुछ खास बिंदु हैं जिस पर आज का हमारा ये विचार, हमारी ये जो बातचीत केंद्रित होगी। लेकिन इसमें कुछ सवालों को और जोड़ेंगे। इससे पहले कि ये बातचीत शुरू हो जाए, हम आपको ये एक बार फिर आपसे ये आग्रह करेंगे अपने दर्शकों से कि विमर्श न्यूज के फेसबुक पेज से हर रोज दिन के 1 बजे जुड़िए। महत्वपूर्ण और गंभीर विचारों पर चर्चा में आप भी शामिल होइए। आज विषय है हेट स्पीच और, क्षमा करें, आज का विषय हमारा ये है कि घृणा फैलाने की क्या आज़ादी होनी चाहिए। हेट स्पीच पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपसे मेरा सवाल है कि इस पर बातचीत की अभी ये संभावना, ये जो स्थिति जो बन गई है वो क्यों बन गई? अचानक हम लोग हेट स्पीच और फ्रीडम ऑफ स्पीच पर क्यों बातचीत करने लगे? देखिए, एकदम फौरी वजह यह है कि मुझे जानकारी है कि परसों 3 जुलाई को 29,000 लोगों ने ट्विटर पर ट्वीट किया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्टा कहा था। ठीक है, और यह इसलिए, जैसा कि आप कहेंगे ही इस बात को, कि इसलिए था कि नुपुर शर्मा गई थी एफिडेविट ले करके कि उन पर विभिन्न जगहों पर जो मुकदमे चल रहे हैं उसको एक जगह लाए, उनको सहूलियत हो। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको
क्योंकि उसमें उनके सुरक्षा का भी मसला था, जैसा कि उनके वकील ने उठाया था एफिडेविट करके। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपको सुरक्षा की क्या ज़रूरत है, आपने तो लोगों की सुरक्षा को सकते में डाल दिया है। और इसके बाद और बातों के साथ, अन्य टिप्पणियों के साथ उन्होंने दिल्ली पुलिस पर स्पेसिफिक कहा था कि आप इनके मामले में जो इनके हेट स्पीच थे उदारता बरत रहे हैं, एफआईआर होने के बावजूद गिरफ्तारी नहीं करते हैं, और उसके साथ साथ दूसरे मामले में आप तुरंत क्विक डिसीजन लेते हैं। इशारा निश्चित तौर पर हम लोग समझते हैं कि मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर था। और सुप्रीम कोर्ट के इस तरह की टिप्पणी के बाद होना ये चाहिए था कि नुपुर शर्मा के बाहर निकलते ही उनकी गिरफ्तारी हो जाती है, एकदम हो जानी चाहिए थी इसके बाद, क्योंकि उन पर मामला था। सुप्रीम कोर्ट एफआईआर करके उसकी गिरफ्तारी, उसका जुरिस्डिक्शन, ये सब नहीं तय करता है, उसकी ये टिप्पणी मात्र थी। तो इस तरह की टिप्पणी लोगों को बर्दाश्त नहीं है, हिंदुत्ववादी रुझानों की, यही तात्कालिक कारण है। अभी जो बातचीत चल रही है इसमें एक हम आपको बताते चलें कि जेबी पारदीवाला, ये नुपुर शर्मा पर जो टिप्पणी उन्होंने की, वो जज साहब जो वो पारदीवाला और सूर्यकांत, ये दो जजों पर ज़्यादा इस समय ट्रोलिंग हो रही है। इन दो जजों को ट्रोल किया जा रहा है और उन पर तरह तरह की बातें की जा रही हैं। एक महत्वपूर्ण बयान जो है, जो हम आपको सुनाना चाहेंगे, ये बयान है अनुपम खेर ने अपने ट्वीट में लिखा कि जज साहब अपने सम्मान में कुछ सम्मानजनक करिए। और एक मनोज मुंसिर, जो फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए हैं, कवि हैं, लेखक हैं, वो लिखते हैं, मैं समझता हूँ माननीय उच्चतम न्यायालय का ये वक्तव्य नुपुर शर्मा के विरुद्ध भावनाएं भड़का सकती हैं। उनकी जान खतरे में है और उनकी जान खतरे में पड़ सकती है। जुडिशियरी भी शब्द संपादित किए बिना बोलने लगे तो समझ जाइए निसंदेह हम कठिन दौर से गुजर रहे हैं। ये दो टिप्पणियां हैं जो कही गई, और उसके बाद तो 14,000 जो हम जैसा आप बता रहे थे 26,000 नहीं, उस दिन ट्विटर पर 29,000 उसी दिन 29,000 ट्वीट किए गए, जिसमें ये कहा गया कि सुप्रीम कोठा कहा गया। ये 29,000 थे। बाद में महाभियोग लगाने के लिए जो ट्वीट किए गए वो 64,000 थे। 64,000 लोगों ने ट्वीट करके सुप्रीम कोर्ट के जजों पर महाभियोग लाने की बात कही है। ये जजों को ट्रोल करने के पीछे साजिश क्या है? क्या अखिलेश यादव ने जो बयान दिया कि उनके मुंह को ही नहीं, उनके मुख को ही नहीं, उनके शरीर को भी क्षमा मांगनी चाहिए और उसको भी सजा मिलनी चाहिए, क्या ऐसे बयानों को भी छूट मिलनी चाहिए जो इस तरह के जो बयान दे रहे हैं? उसका तो कोई मतलब ही हम नहीं समझे। अब उसका मतलब अगर सकारात्मक ढंग से समझे तो रोम रोम से उनको क्षमा मांगनी चाहिए। अगर इस अर्थ में हम अगर सकारात्मक देखें, कोई निगेटिव मीनिंग भी हो सकता है। तो अखिलेश यादव बहुत रोम रोम की बात समझते हो, ये हम नहीं। अखिलेश यादव का जो बयान था, उन्होंने कहा कि उनके शरीर को वो सजा भुगतनी चाहिए, तो उसको लोगों ने लिया है। एक महत्वपूर्ण बात है कि जुडिशियरी ने जो ये टिप्पणी की, असल में जो दोनों जजों ने मीडिया के ऊपर अटैक किया था। मैंने हम कहते मीडिया के ऊपर अपनी बातों से अटैक किया। उन्होंने ये कहा कि आजकल मीडिया ट्रायल हर चीज़ में शुरू हो जाती है, जिससे जज डिस्टर्ब होते हैं और हम फैसले लेने में असहज हो जाते हैं। तो हर बात मीडिया में आ जाती है और मीडिया ये चाहती है कि हम जो कह रहे हैं फैसले उसी तरह से लिए जाएं। तो क्या अब जजों को तय करना चाहिए कि टेलीविज़न डिबेट में या अखबारों में जो बातचीत चल रही है वो कोर्ट तय करेंगे कि क्या डिबेट चलेगी? क्या अब पत्रकारों को नियंत्रित करने की कोशिश होगी, वो सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट की तरफ से होगी? ये एक गंभीर सवाल है। ये टिप्पणियों में जो ट्वीट 29,000 और 64,000 हुए हैं, उन्हीं ट्वीट्स में से एक पत्रकार की, एक वरिष्ठ पत्रकार की ये टिप्पणी थी। उन्होंने लिखा है कि प्रेस को नियंत्रित करने के लिए एक अलग से एजेंसी है और ये काम उसका है। अगर प्रेस काउंसिल या वो जो एजेंसी है जो प्रेस को नियंत्रित करती है अपना काम ठीक से नहीं कर रही है, तो कोर्ट को
अधिकार है कि उस पर कार्रवाई कर सकती है, उस पर एफआईआर हो सकता है, उन पर कार्रवाई हो सकती है। ये काम कोर्ट का नहीं है कि प्रेस को नियंत्रित करे, और प्रेस में किन किन बिंदुओं पर चर्चा हो ये कोर्ट तय नहीं करेगा। ये जो टिप्पणियां हैं इन पर आपसे आपकी ठीक है। देखिए, अगर जुडिशरी जो है केवल डिसीजन लेना छोड़कर, उसका काम है डिसीजन जिसको ऑनर करना पड़ता है, हालांकि वो भी ऑनर नहीं होता है, नहीं हो रहा है कई जगहों में, इसी तरह के मामलों में नहीं, लेकिन उसका काम, लेकिन उसके साथ साथ जुडिशरी में जो लोग हैं वो टिप्पणियां भी करते हैं, टिप्पणियां भी ऑनर होती हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा कि उसने टिप्पणी की कि नूपुर शर्मा के साथ के एफआईआर और जुवैद के साथ जो एफआईआर है उन दोनों में भेद कर रही है दिल्ली पुलिस, तो टिप्पणी थी है, लेकिन इस टिप्पणी को ऑनर होना चाहिए था, जैसा मैंने कहा। और जुडिशरी को तो ये फेस करना ही होगा, हमको भी अपना काम करने में कई बार ये हो सकता है कि मीडिया से बाधा पड़ रही है। मीडिया के बहुत सारे सेक्शंस हैं, तो भी मीडिया के बारे में हमको मीडिया को मान के चलना पड़ेगा। दूसरी तरफ ये जो बात उन्होंने कहा, ये खुद मीडिया का अपनी बात है कि वो अपनी सीमा रेखा तय करें, अपनी मर्यादा तय करें। मीडिया के लोगों के लिए भी है, और जो इंस्टीट्यूशन नहीं है, जैसे कि टेलीविज़न मीडिया में कोई प्रसार भारती जैसी कोई संस्था नहीं है, तो उन लोगों ने खुद बना रखा है, कई चैनल्स ने मिल करके एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को चीफ बना करके उन्होंने अपने मॉनिटरिंग कर रखा है। तो मीडिया की एक सीमा रेखा निश्चित तौर पर है। और जो ये कैमरा ट्रायल की बात है, तो कैमरा ट्रायल मीडिया करेगा, लेकिन कैमरा ट्रायल करने वाले लोग अपनी मर्यादा भी समझेंगे। जैसे वो ये तय करने लगे कि ये मर्डर हुआ और इसने किया, और जिसको इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, तो उस समय ऐसा हुआ है कि ये जो है कैमरा ट्रायल की वजह से एक तरफ झुक गई जुडिशरी और किसी एक को सजा दिया, बाद में उसको बदलना पड़ा। ठीक है, तो उसको भी मीडिया के बारे में, तो इसमें हम कह रहे हैं कि टिप्पणियों के बारे में इफ बट होंगे, लेकिन इफ बट करते समय भी आप जुडिशरी के खिलाफ अपने शब्दों की मर्यादा रखेंगे कि नहीं। जुडिशरी को तो निर्णय देना है, वो कड़े निर्णय देगा और कड़े आदेश देगा, कड़ी टिप्पणियां करेगा। अब आप उसको जुडिशियल प्रोसेस में जाकर के चैलेंज कीजिए। हर निर्णय के लिए जुडिशरी में इन इट सेल्फ व्यवस्था है, लेकिन आप उसके खिलाफ ट्रोल करने लगे और इस तरह की बात करते रहें, तो क्या होता है कि वही पत्ते हवा देने लगे। जो आप जिस दूसरे के खिलाफ जो पत्ते आप फेंक रहे हैं, लहरा रहे हैं, वो आपकी तरफ आएंगे, आपके देश को, आपके सोशल फैब्रिक को, जिस विचारधारा को आप लेके चल रहे हैं, उसको, तीनों को प्रभावित करेंगे। चलिए, इस बीच में एक बड़ी खबर आ रही है जो हम आपको इसी बातचीत के साथ वो जोड़ना बहुत बेहद जरूरी है कि ऐसे ही एक फेक न्यूज चलाने के आरोप में जी न्यूज के सीनियर एंकर रोहित रंजन को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब से थोड़ी देर पहले ये गिरफ्तारी हुई है, लेकिन ये नाटकीय तरह से ये गिरफ्तारी जो कुछ भी हुआ, असल में रोहित रंजन ने अपने एक स्पेशल कार्यक्रम में एक खबर चलाई थी और जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ एक फेक न्यूज चलाया था, एक फेक बयान चलाया था। राहुल गांधी के दफ्तर में हुए हमले पर उस दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि ये बच्चे हैं, इनको माफ कर देना चाहिए। इसी बयान को उस संदर्भ से जोड़ा गया जो हाल ही में उदयपुर में हत्या हुई है, नूपुर शर्मा के समर्थन में एक दर्जी एक टेलर की जो हत्या हुई है, उससे जोड़ा गया कि राहुल गांधी ने ये कहा कि उन्हें माफ कर देना चाहिए, वो बच्चे हैं। बाद में छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में इस पर 2 मुकदमे दर्ज हुए, 2 एफआईआर दर्ज कराए गए। छत्तीसगढ़ की पुलिस आज इंदिरापुरम में रोहित रंजन के घर पर गई। रोहित रंजन ने तुरंत जब पुलिस को देखा तो उत्तर प्रदेश पुलिस को सूचना भेजकर एक ट्वीट करके उन्होंने मदद मांगी और कहा कि छत्तीसगढ़ की पुलिस गैर कानूनी तरीके से मुझे गिरफ्तार करने आई है, मुझे मदद कीजिए। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने तुरंत ट्वीट किया कि मुझे इस बात की जानकारी है, हमें इस बात की जानकारी है और हम कानून की तरह उसमें
दायरे में रहकर हम कोई कार्रवाई कर रहे हैं। और तुरंत उत्तर प्रदेश की पुलिस इंदिरापुरम उनके आवास पर पहुंच गई। छत्तीसगढ़ की पुलिस और इंदिरापुरम पुलिस के बीच ये बातचीत चल ही रही थी, क्षमा करें, छत्तीसगढ़ की पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस के बीच अभी बहस चल रही थी कि अचानक नोएडा पुलिस वहां पहुंचती है और कहती है कि इनके खिलाफ हमारे पास पहले से शिकायत दर्ज है। माने रोहित रंजन जो एंकर हैं जी न्यूज़ के, उनके खिलाफ नोएडा पुलिस के पास पहले से एक शिकायत दर्ज है और उस शिकायत के तहत ही हम इन्हें गिरफ्तार करने आए हैं। और नोएडा पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके ले गई। रोहित रंजन इस समय पुलिस हिरासत में है और नोएडा पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। अब इस पर भी चर्चा छिड़ गई कि नोएडा पुलिस रोहित रंजन को बचाना चाहती है या कोई दूसरा संदर्भ है, अचानक वो कैसे मुकदमा है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस तो यही कहता है कि बचाना चाहती है, एक बात। दूसरी बात कि रोहित रंजन ने तो अपने आचरण से और इसको विवाद बना करके एक बड़ा अनिष्ट अपने ही संस्थान के खिलाफ किया। कोई भी संस्थान किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या शासक के साथ उसका ब्रीफ लेकर के कुछ करती है तो वो छद्म रूप से करती है। लेकिन हम अपने दर्शकों को ये बताएं कि बाद में रोहित रंजन ने दूसरे दिन अपनी उस खबर का खंडन किया था और क्षमा मांगी थी और कहा था कि ये गलती से वो चल गया, वो हम दिखाना नहीं चाह रहे थे। क्षमा मांगने के बाद ये जी ठीक है, तो इससे इसमें ज़्यादा मुझे भी नहीं कहना है। और देखिए, इन प्रसंगों पर कड़े शब्दों का आग्रह रहता है, लेकिन मैं नहीं जानता हूं कि मैं कितने लोगों के खिलाफ कड़े शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं या आप। इस वजह से इस समय कड़े शब्दों का आग्रह रखने से ज़्यादा एडुकेटिव होने की ज़रूरत है। जो लोग इस बहलावे में अपने देश के फैब्रिक को, ताना बाना को, अपने देश के विविधता को, अपने देश की सांस्कृतिक खूबियों की, उन खूबियों को जिनकी वजह से यह देश इतिहास के उन सभ्यताओं में से है जो उखड़ी नहीं, खत्म नहीं हुई। मतलब हमारी जो सभ्यता है और इसके साथ चीन की सभ्यता है, दो के बारे में पक्का पक्का कहा जाता है कि एंशियंट है और दोनों ने अपनी ऐतिहासिकता को बचा करके रखा, बावजूद इसके कि चीन में एक कम्युनिस्ट रिजीम है और उसमें कई सांस्कृतिक और पुरानी बातों के प्रति उसका दृष्टिकोण जो है भिन्न होता है। लेकिन यहाँ भी है, हमारी डेमोक्रेसी है, पहले डेमोक्रेसी नहीं थी, लेकिन हमारी एक सांस्कृतिकता थी। तो खैर, मैं यहाँ बात समाप्त करूँ कि हम किसी कारण से हस्ती हैं और कोई बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, और किसी कारण से हम एक ऐसी डेमोक्रेसी हैं जो बाद में आई डेमोक्रेसी है, जहां के बारे में शंका किया गया था रवि रंजन जी कि यह मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट है लेकिन बैकवर्ड सोसाइटी है। और इसके मिसमैच की वजह से मूरे की एक मोटी सी किताब थी और उसने कई देशों के ऐसे डेमोक्रेसी का आख्यान किया था, तो कहा था कि डाउटफुल है कि यहाँ डेमोक्रेसी रह जाएगी। उलट यहाँ डेमोक्रेसी पूंजीवादी ही है, बुर्जुआ कहते हैं कम्युनिस्ट लोग, बुर्जुआ ही है। बावजूद इसके इस डेमोक्रेसी में यूरोप और अमेरिका, इंग्लैंड और अमेरिका के मुकाबले कई ऐसी चीजें हैं जो वहाँ नहीं है। और मतलब जनतंत्र में ही सामाजिक न्याय का जो कॉन्सेप्ट है, इसके लिए कई कॉन्सेप्ट संविधान में यहाँ है। तो हमारी डेमोक्रेसी बाद में होते हुए भी कई मायने में बहुत आगे है। वो मतलब हमारा जो एंशियंट काल नहीं, मतलब एक ऐतिहासिक काल में ही जो वैशाली का गणतंत्र था उससे बहुत आगे है। ये मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट है और इसके साथ साथ सोसाइटी मैच करते हुए अपने को मॉडर्न सोसाइटी में कन्वर्ट कर रहा है। और इस समय ऐसे बयानों से ये मैंने फिर से ये विसंगति खड़ा हो रही है। चलिए, ये एक तरफा नहीं है, हम इस बात को और आगे बढ़ाएंगे। नुपुर शर्मा कोर्ट के शरण में गई थी और ये कहने के लिए कि देश भर में जगह जगह मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जा रहे हैं और मुकदमे किए जा रहे हैं और मैं एक महिला हूं जो सब जगह हाजिर नहीं हो सकती, इसलिए मुझे राहत दी जाए और मेरे सारे मामलों को दिल्ली में शिफ्ट कर दिया जाए कि मैं वहीं पर कोर्ट में हाजिर होकर उनको उनका जवाब दूं। इसी अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई चल रही थी और सुप्रीम कोर्ट के जजों ने नुपुर शर्मा पर एक बड़ी टिप्पणी की। उस टिप्पणी के बाद देश भर में जजों को ट्रोल किया जाने लगा और उन पर अलग अलग तरह के और ऐसे ऐसे बयान दिए गए और ट्वीट किए गए कि बहुत सारी चीज़ें तो हम आपको बता नहीं सकते। तो सवाल ये है कि क्या बहुसंख्यक राजनीति सुप्रीम कोर्ट को डराने की कोशिश कर रही है? इसी पर हम लोग बातचीत करेंगे। अभी हाल ही में
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जेबी रमन्ना ने ये कहा था कि राजनीतिक पार्टियां चाहती हैं कि उनके हिसाब से काम चले। क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को डराने की कोशिश राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं? जहां नाम के लिए डेमोक्रेसी है वहां भी सुप्रीम कोर्ट जब जरूरत पड़ता है तो वो भूमिका लेती है, और ऐसा सुना नहीं जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस या जज अपने किसी ऐसे फैसले के लिए मतलब सत्ता के कटघरे में आ गए। इमरजेंसी लगी थी, यहाँ के जजों को बाद में अपीज किया जाता है, गलत फैसले वो देते हैं या दिलवाया जाता है, ये विवाद में जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज इमरजेंसी में कोई भूमिका लें, या इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज इंदिरा गांधी मतलब प्रधानमंत्री के चुनाव पर एक नतीजा दें, बोल्ड नतीजा दें, इसको लेकर के मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ है कि स्टेट उनको कटघरे में लिया। लेकिन आजकल एक मीडिया बन गया है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया की बहुत अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, उसने बहुत जिम्मेदार भूमिका निभाई है। जैसे कि अरब स्प्रिंग के रिवोल्यूशन में सोशल मीडिया ने बहुत भूमिका निभाई है। कभी कभी यहाँ पर जैसे कि निर्भया कांड के बाद जो लोग सड़क पर आ गए, या अन्ना हजारे जो 2 दिन उपवास पर बैठे थे, उस दरमियान बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन नहीं भी था, तब भी फ़ोन और ये सब मिलाकर के मैसेजेस लोगों को गया, तो इसने लोगों को एक जगह, या कभी कभी क्या होता है कि कोई गलत मैसेज नहीं फैल जाए सोशल मीडिया से, इसलिए उसको नियंत्रित किया जाता है। तो कुल मिला जुला करके हम ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया से जजों को इस तरह से ट्रोल करना, जो आप शब्द इस्तेमाल करते हैं, वो सबसे खराब तरीका है। मतलब बहस करना, चर्चा करना, किसी के ऊपर लिखना, किसी के खिलाफ लिखना, ये सब ट्रोल नहीं होता है। ट्रोल ये होता है कि फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट करके आप 30 फैक्ट्स लिख दिए और 30 फैक्ट में 5 चालाकी से गलत फैक्ट डाल दिए, और उसको पढ़ के हजारों लोग उसको शेयर कर रहे हैं। तो चलिए, अमूमन मीडिया अपना काम बहुत बेहतर तरीके से कर रही है। तमाम झंझावतों, तमाम मजबूरियों और तमाम चीज़ों के बावजूद मीडिया अपना काम कर रही है। पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कभी कभी मीडिया पर सवाल खड़े होते हैं, तो उन सवालों को और उन प्रश्नों को नियंत्रित करने के लिए, मीडिया को नियंत्रित करने के लिए, खुद को नियंत्रित करने के लिए एक एजेंसी तो ऑलरेडी है, और ये बातें लगातार होती रही हैं कि भारतीय मीडिया को खुद को नियंत्रित करने के लिए अपनी ही कोई कोशिश शुरू करनी चाहिए। लेकिन हम ये पूछ रहे हैं कि ये जो चल रहा है कि इनके खिलाफ महाभियोग लाया जाए, ये एक ट्रेंड चल रहा है, हैशटैग ये चल रहा है, ये ट्रेंड क्यों चल रहा है और क्या ये ज़रूरी है? आपको क्या लगता है? ना, ये तो बहुत इर्रेस्पॉन्सिबल ट्रेंड है, जो हमारे मन का जो अंदर, हमारे मन के अंदर, देखिए हम जब बहुत ऑफेंसिव होते हैं, जब डरे हुए होते हैं तब भी, तो ये डिफेंसिव ऑफेंस है, इसको हम डिफेंसिव ऑफेंस कहेंगे। अगर और उनके कहने से महाभियोग चलेगा भी नहीं। महाभियोग की बहुत अलग प्रक्रिया है और बहुत आसान नहीं है, ठीक है। इसलिए जज जब बनाए जाते हैं तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर आती है। इम्पिच रेंट सुप्रीम कोर्ट जजेस, यही हैशटैग करके चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ महाभियोग लाया जाए, ये एक सोशल मीडिया पर चल रहा है, जिसका विरोध हो रहा है, और समाज के सभी प्रबुद्ध वर्ग को इसका विरोध करना चाहिए। और ये हैशटैग चलाने से किसी भी जज के खिलाफ कोई महाभियोग आने वाला है ऐसा कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये चल रहा है। क्या भारत में कानून के 2 सेट काम कर रहे हैं? मोहम्मद जुबैर को अचानक किसी दूसरे मामले में बुलाया जाता है और किसी दूसरे तीसरे मामले में उनको गिरफ्तार किया जाता है। ये आनंद फानंद में हुई गिरफ्तारी, और उनके बाद उन पर एक जांच चलती है, और बाद में तरह तरह के मामले उन पर लादे जा रहे हैं। उनको विदेश से पैसे मिल रहे हैं, उनको गलत तरीके से पैसे मिल रहे हैं, और बहुत तरह की चीज़ें चल रही हैं। लेकिन नुपुर शर्मा पर इतना कुछ हो जाने के बाद भी कोलकाता की पुलिस ने उनके खिलाफ नोटिस जारी किया, बावजूद इसके भी अभी तक नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो क्या ये माना जाए कि देश में कानून का 2 सेट चल रहा है? ये तो चल रहा है, ये तो दिख रहा है पुलिस की तरफ से, ईडी की तरफ से, सीबीआई की तरफ से, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से, सीबीआई की तरफ से, पुलिस की तरफ से। और उसकी मिसाल है कि छत्तीसगढ़ पुलिस गिरफ्तार करने आती है और बचाने के लिए अभी तक तो उत्तर प्रदेश पुलिस पहुंच जाती है, और कोई मामला लेकर के हम लोग के ऊपर जब कम्युनल दंगा हुआ था यहाँ पर,
और हम लोगों के चारों तरफ टेंट जला के लोग घुमा रहे थे। उस समय मौके पर जो डीएसपी थे उन्होंने हम लोगों को बचाने के लिए हम लोगों को ही गिरफ्तार किया, और वो गिरफ्तारी की कोई निंदा नहीं हुई, ठीक है, उस सांप्रदायिक लोगों के बीच से, और ले जाकर के एक दिन हम लोग थाने में रहे, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, तो ये तो दो तरह की चीज़ें चल रही हैं, ये दिखता ही है, दिख रहा है। तो चलिए हम बातचीत को और आगे बढ़ाते हैं। नुपुर शर्मा और इसके मामले को छोड़ते हैं, ये दोनों पक्ष दोनों तरफ से हो रहा है, कोई एक बात नहीं है कि केवल हिंदुत्ववादियों पर। अब सुप्रीम कोर्ट के जज ने जो कहा कि उदयपुर में जो घटना घटी उसके लिए भी आप ही जिम्मेदार हैं, इससे एक बात तो ज़रूर फैल गई, और उसका पक्ष रखने वाले लोग ये लगातार सोशल मीडिया पर ये बात कह रहे हैं कि उनका गला जो रेता गया वो ज़रूरी था। ये सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं, खुल के बोल रहे हैं कि ये ज़रूरी था, जो भी हजरत साहब के खिलाफ बोलेगा उस पर इसी तरह की कार्रवाई होगी। क्या ये भी एक हेट स्पीच है? ये इसको हम कह सकते हैं, इसकी भी निंदा होनी चाहिए। किसकी? ये जो कह रहे हैं उदयपुर की घटना बिल्कुल सही है, हजरत साहब के खिलाफ जो कुछ कोई बोलेगा उसकी यही दशा होगी। नहीं, वो तो मैंने दया के पात्र हैं और दंड के भी पात्र हैं। मैंने मेरे मन में उनके प्रति दया है कि वो क्या करना चाहते हैं। वो अपने अपने ही, जैसे देखिए अभी जो हेट स्पीच वाले लोग हैं जो कर रहे हैं, मैंने बहुसंख्यक जमात की तरफ से, वो क्या कर रहे हैं, वो मैंने कड़े शब्द यहाँ इस्तेमाल करने पड़ेंगे, वो भस्मासुर की भूमिका में है। वो दूसरे के सर पर हाथ देते देते ऐसा वातावरण बना रहे हैं कि अपने सहित अपनों को बर्बाद कर दें, ठीक है, क्योंकि ये अर्जित किया हुआ एक हमारा तंत्र है, अर्जित की हुई सभ्यता है जिसमें पुरातनता भी है, उसमें से आप कुछ चीज़ों को समाप्त कर रहे हैं। उसी तरीके से ये जो अभी भी कन्हैया लाल के हत्यारे के पक्ष में जो लोग लिख रहे हैं, वो ट्रोल भी नहीं है, ट्रोल में तो लॉजिक्स होते हैं, वो एकदम भड़काने वाली बात है। तो उन लोगों के प्रति दया आती है कि उनका मकसद क्या है, क्या हासिल करना चाहते हैं, और वो सजा के पात्र हैं, उनको चिन्हित कर लिया जाए तो सजा के पात्र हैं, और अपने साथ साथ वो अपने कौम को भी कटघरे में डाल रहे हैं, और दूसरा कौम जो उनके खिलाफ है वह भी, जिसका दायित्व है, वह भी अपने कौम को, अपनी उदारता को, अपनी परंपराओं को नष्ट कर रहा है। तो इसमें से मैं कोई बहुत प्रोफेटिक बात बोल के निकल जाऊं, ये मैं नहीं चाहता हूं। मतलब होता है ना कि अच्छा बात हर जगह बोल दिए, बुद्ध की तरफ माफ़ी दे दी। अरे भाई, बुद्ध की तरफ माफ़ी देने में बल होता है। उन्होंने किसी डाकू को जो हत्यारा था उस समय उस पर मुस्कुरा दिया, उसमें बल होता है। वैसे प्रसंग सामाजिक जीवन में जो ये समाज में हम रहते हैं, हम सब लोगों के सामने आते हैं कि आपके ऊपर आक्रामक जो लोग हैं उसके ऊपर आप मुस्कुरा करके उसके बगल से निकल जाते हैं और वो ठगा सा रह जाता है। तो ये जो लोग हैं वह बर्बाद कर रहे हैं, और बहुत उसमें क्या है कि अनुपम खेर से आप अपेक्षा कर सकते थे कि ये इतनी सस्ते दर के कैंपेन में शामिल हो जाएं, लेकिन एक अखिल भारतीय पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जिसके करोड़ों की मेंबरशिप है, उसका प्रवक्ता एक दिन दौड़ करके चैनल्स पर हेट स्पीच दे रहा है, और उसको एक किसी मौलवी के तर्क से, जो कि बहुत अभागा किस्म का तर्क था और गलत था, उससे बल मिलता है, और बल लेकर के वो घूम रही हैं। तो इसमें से हम लोग अपने, माने इससे क्या होता है कि अल्टीमेटली हम झगड़ रहे हैं और अपने पिता की नाक काट रहे हैं। नाक पर बैठा है मच्छर और दो भाई झगड़ा कर रहे हैं, और अल्टीमेटली जो है उन लोगों ने पिता की नाक काट दी मच्छर को हटाने के लिए। तो यही हम लोग कर रहे हैं अपने देश को, अपने आप को। चलिए एक और संदर्भ इसमें हम जोड़ देना चाहते हैं। झारखंड के गढ़वा में एक सरकारी स्कूल के हेडमास्टर पर दबाव बनाया जा रहा है कि बहुसंख्यक समाज जो है उसके हिसाब से स्कूल चलेगा, स्कूल हेडमास्टर के नियम कानून से नहीं चलेगा। हुआ यह है कि गढ़वा के उस सरकारी स्कूल में स्थानीय लोगों ने प्रार्थना को बदलवा दिया है। अब उन्होंने कहा है कि प्रार्थना हमारे हिसाब से होगा। दूसरा, लड़के हाथ जोड़कर प्रार्थना में खड़ा नहीं होंगे। और ये सब कुछ हुआ है गढ़वा के स्कूल में। हालांकि वहाँ के मुखिया ने
इन लोगों ने जो हेडमास्टर पर दबाव बना रहे थे उसका विरोध किया और कहा कि हेडमास्टर साहब को अपना स्कूल चलाने दीजिए। लेकिन फिर भी वहाँ के कुछ लोग जो दबंग टाइप के हैं वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं, हर रोज़ अपने हिसाब से स्कूल चलाने का दबाव बनाते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे 75% आबादी वहाँ मुस्लिम आबादी है जो चाहती है कि स्कूल में प्रार्थना ना हो और स्कूल उनके हिसाब से चले। ये इसलिए हम कह रहे थे कि ये बात जहाँ भी बहुसंख्यक समाज है, इसलिए हमने कहा कि बहुसंख्यक समाज जहाँ भी हैं, क्या वो सुप्रीम कोर्ट को, क्या वो कानून व्यवस्था को डराना चाहती है? ये यहाँ तो मतलब अल्पसंख्यक जमात के लोग स्कूल में दखल दे रहे हैं, और जो प्रार्थना विधि है मन को शक्ति देना दाता, तो ये प्रार्थना बहुत ही उचित प्रार्थना है। कहीं हिमाद्र तुंग श्रृंग से गाया जाता है, कभी कहा जाता है कि जनगण मन की तरह की जगह पर हिमाद्र तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारतीय, इसको राष्ट्रगीत होना चाहिए। ये विवाद के मसले हैं, लेकिन उसमें स्कूल निश्चित तौर पर स्कूल हेडमास्टर के द्वारा चलेगा, और स्कूल हेडमास्टर कोई ऑब्जेक्शनेबल प्रार्थना नहीं करवा रहे हैं। और इसलिए, और मुखिया उसी कौम से आता है जिस कौम के लोग स्कूल के मामले में दखल दे रहे हैं, लेकिन वो स्कूल को स्कूल हेडमास्टर्स के द्वारा चलाए देने का समर्थक है। तो उसमें एक आशा की बात है, मुखिया भी उसमें शामिल हो जाता तो मामला ये हो जाता। इसमें निश्चित तौर पर वो लोग भी जो गीत बता रहे हैं कि राम और राम भी तू ही, रहीम भी तू ही, ये प्रार्थना भी ठीक है। ये प्रार्थना भी ऑब्जेक्शनेबल नहीं है, उसको समाहित कर लिया जा सकता था। लेकिन अगर आप ये नहीं कर रहे हैं कि पहले वाले को हटाओ, हाथ जोड़ के खड़ा करना, एक मिनट समझ लीजिए कि हाथ जोड़ना, तो हमको याद है कि MIM के मतलब हैदराबाद की जो पार्टी है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, ओवैसी ने एक समय कहा था कि भारत माता की जय हम नहीं बोलेंगे, हमारा इस्लाम जो है सर्वोपरि है और इजाज़त नहीं देता है। तब मेरे मन में कौन गया था कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, ये नारे लगाए जाते हैं, और जो पाकिस्तान चले गए, जब हिंदुस्तान में थे स्वतंत्रता संग्राम के दरमियान, उसमें से कई लोगों ने भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद नारे लगाए थे। और उसमें से ये, उसके बाद और है कि नेशनल एंथम खेल होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो पाकिस्तान के खिलाड़ी भारतीय एंथम पर सम्मानपूर्वक खड़ा होते हैं, भारतीय खिलाड़ी जो हैं वो कनाडा के एंथम पर सम्मानपूर्वक खड़ा होते हैं। तो देश का सम्मान करने की परंपरा है, इसमें कहीं अल्लाह मियाँ सर्वोपरि है यह बाधा नहीं आता है। अल्लाह मियाँ ने इस पर रोक नहीं लगाया, लेकिन ओवैसी ने ये किया था। तो इसी संदर्भ में हम कहना चाहते हैं कि ये जो, अगर आप हाथ जोड़ करके लोग खड़े नहीं होंगे ऐसा आप कह रहे हैं, तो आने वाले दिनों में तो, बल्कि कोरोना पीरियड में तो ऐसा हुआ था कि अभिवादन का सर्वोत्तम तरीका है यही हो गया। अब हाथ जोड़ने में इक्वलिटी भी है, नमस्ते बोल करके भी लोग हाथ जोड़ते हैं, प्रणाम और ये सब शब्द जो है इसमें एक पीढ़ीगत भेद का बात है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये सब मतलब नॉन इशू है पॉलिटिकल इकोनॉमिक से। असल में हम लोगों को आगे जो बात करना चाहिए कि पॉलिटिकल इकोनॉमी के जो वास्तविक इशू हैं उससे समाज को पीछे ले जा रहे हैं, और दोनों मिलकर ले जा रहे हैं। मतलब कोको कोला और पेप्सी दोनों लड़ रहा है और मात खा रही है उसके कंज्यूमर, जनता। तो आपकी एक शायरी हम लेंगे, उसके पहले लोगों को ये कह दें कि लोकतंत्र सभ्य समाज की पहचान है। एक सभ्य समाज को कानून के शासन द्वारा परिभाषित और डिजाइन किया जाता है। कानून के समक्ष समानता लोकतंत्र की आत्मा है, और यदि कानून के राज का पालन नहीं किया जाता तो समाज लोकतांत्रिक और सभ्य कहलाने का अधिकार खो देता है। हमारी बातचीत इसी पर थी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एक अलग बात है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है समाज को आगे बढ़ाने की, समाज को शांतिपूर्ण तरीके से आगे ले जाने की। तो हेट स्पीच को ना कहें और हर हाल में ना कहें। हमारी बातचीत आगे रहेगी। आपसे अंतिम कमेंट हम लेना चाहेंगे कि क्या हेट स्पीच पर प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए। हालांकि सरकार ने यह संकेत दिए हैं, बीजेपी के हैदराबाद में जो बैठक चल रही कार्यकारिणी की, उसमें ये तय हुआ है कि सरकार हेट स्पीच के खिलाफ जल्दी ही कोई कानून लाएगी। आपका क्या कहना है? हम उसमें डाउट करते हैं। हमारे पास पर्याप्त कानून है, और अगर कोई कानून और इनके हाथ चला जाएगा तो वो हेट स्पीच में भेद करने वाले लोग तो यही रहेंगे। ठीक है, तो हम इस पर डाउट करते हैं। हम कभी भी और अधिक पावर सत्ता को दिए जाने के समर्थक नहीं है। ऑल माइटी पावर वाले लोग हैं,
और अनेकों कानून हैं जिससे कि हेट स्पीच वालों को बुक किया जा सकता है, किया गया है, रोका गया है। ठीक है, तो क्या आत्मानुशासन बेहद जरूरी है? और अनुशासन जी, जो भारतीय जनता पार्टी ने खुद किया कि उसने अपने 30 लोगों के ऊपर या 36 लोगों के ऊपर बंदिश लगाई कि खबरदार, उसमें हमारे यहाँ से जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं गिरिराज सिंह, उस पर वो लागू होता है। जो गिरिराज सिंह की पढ़ाई लिखाई कितनी भी हुई हो, लेकिन एकदम निहायत जाहिल और फूहड़ की तरह टिप्पणियां करने लगे थे। और हम कहेंगे कि हमारे बीच के लोग हैं, 74 आंदोलन में ये लोग थे, मैं छुटभैया था, लेकिन मैं उसके बावजूद कह रहा हूँ। लेकिन अब इन लोगों पर अगर रोक लगी है तो इसमें भी आत्मानुशासन जरूरी है और सरकार का रोल है। लेकिन इसके लिए हर बात पर उनके पास उनके तर्कस में कुछ एक और तीर डाल दिया जाए जिसका इन लोगों ने दुरुपयोग किया है, तो हम उस पर तो डाउट करते हैं, एकदम डाउट करते हैं। चलिए, हेट स्पीच पर जो कानून आने वाला है, अशोक प्रियदर्शी जी कह रहे हैं कि उस पर थोड़ा संदेह है कि वो किस तरह का कानून आएगा। सरकार के हाथ में कुछ और एक हथियार हो जाएगा, ये इसलिए इस कानून का विरोध होना चाहिए। चलिए, ऐसे में कई उदाहरण हैं। जो प्रश्न पूछे जाने की आवश्यकता है वह यह है कि क्या देश में 2 तरह के कानून का पालन किया जा रहा है? यदि हाँ, तो यह निष्कर्ष क्यों नहीं निकाला जाना चाहिए कि संविधान को कमजोर करने की प्रक्रिया तेज गति से आगे बढ़ रही है, कि जल्दी हो सके लोकतंत्र चरमरा जाएगा और समाज का एक वर्ग बिना नागरिक अधिकार वाले द्वितीय श्रेणी के नागरिकों की स्थिति में आ जाएगा, जो बहुसंख्यक समुदाय की दया पर जी रहे हैं, जैसा कि हम एस गोलवलकर ने व्यक्त किया है। यदि हाँ, तो क्या भारत को लोकतंत्र कहा जाना चाहिए? ये कुछ गंभीर सवाल हैं, इन पर आप भी सोचिएगा और हमारे इस बातचीत में फिर आप शामिल होइए। किसी और दिन इस विषय पर हम लोग फिर चर्चा में शामिल होंगे। विमर्श न्यूज के इस कार्यक्रम में दिन के 1 बजे गंभीर विषयों पर जो चर्चा होती है उसमें आप शामिल होइए। अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर आप इस बातचीत में शामिल हो सकते हैं। अगर आप इस बातचीत में स्टूडियो में आकर शामिल होना चाहते हैं तो अपने कमेंट बॉक्स में अपना फ़ोन नंबर आप दीजिए और हमें बताइए कि आपका विषय क्या है, हम उस विषय पर भी बातचीत कर सकते हैं। तो देखते रहिए विमर्श न्यूज़। नमस्कार।